Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Transportation Problem. यानी कि आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का? The structure of transportation problem involves a large number of shipping routes from several supply origins to several demand destinations. The objective is to determine the number of units of a commodity that should be shipped from an origin to a destination in order to satisfy the required quantity of goods or services at each destination center. This should be done with the limited quantity of goods or services available at each supply at the minimum transportation cost or time. एक्चुअली चैलेंज क्या है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के सामने? ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट टाइप के डिमांड डेस्टिनेशंस हैं और सप्लाई सेंटर्स अवेलेबल हैं। अब उसे करना क्या है? हर डिमांड सेंटर पर एक लिमिटेड क्वांटिटी को उसे अवेलेबल कराना है और सप्लाई सेंटर्स पर उसके पास लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है। अब इन डिफरेंट डिमांड सेंटर्स और सप्लाई सेंटर्स के बीच में लार्ज नंबर ऑफ शिपिंग रूट्स अवेलेबल होते हैं। यहां आपको क्या करना है? सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को शिफ्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम ऑरिजिन टू अ डेस्टिनेशन। ऑरिजिन यानी कि सप्लाई सेंटर हो गया, डेस्टिनेशन यानी कि डिमांड सेंटर हो गया। तो ऑरिजिन से डेस्टिनेशन तक आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करना है और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है जिससे कि जो डिमांड और सप्लाई कंडीशंस हैं उनको प्रॉपरली सेटिस्फाइड किया जा सके और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम दोनों को ही मिनिमम किया जा सके। तो हम इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की हेल्प लेते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट सप्लाई सेंटर्स और डिमांड सेंटर्स के बीच में जो शिपिंग रूट्स अवेलेबल हैं उनमें से डेफिनेट रूट्स को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज को फ्रॉम ऑरिजिन टू डेस्टिनेशन आपको ट्रांसपोर्ट करना है जिससे कि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सको। तो इसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नाम देते हैं। तो इसको हम एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स अलॉन्ग विथ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी टू बी शिप्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो स्टडी है वो हमें ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है जिसमें हम सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑरिजिन्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन और इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, शिपिंग करते हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का केस कहेंगे। दैट इज क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करना होता है इसको हम आज के लेक्चर में यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो भी एक तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग को ही डिफाइन करती है। हालांकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से लीनियर प्रोग्रामिंग के रेफरेंस में एक स्पेशल केस को डिफाइन किया गया और इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नाम दिया गया और इसके लिए एक अलग टेक्निक को डेवलप किया गया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम का यूज करते हुए दी हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व किया जा सकता है और एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप अंडर द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम इज फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एंड अरेंज द डेटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म। यानी सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को प्रॉपरली फॉर्मुलेट करना है और जो प्रॉब्लम आपने फॉर्मुलेट की है इसे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है।
यानी कि जो प्रॉब्लम का डेटा आपको दे रखा है इट मस्ट बी अरेंज्ड इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे अरेंज किया जाता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो टीपी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन है वो ऑलमोस्ट एलपी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के सिमिलर होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना, जैसे कि हमने इसके कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। और यहाँ जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो डिफरेंट सप्लाईज और डिमांड्स अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट सप्लाई सेंटर्स और डिमांड सेंटर्स पर वो कंस्ट्रेंट्स में इंक्लूड की जाती है। दैट इज क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कंस्ट्रेंट्स हो गए डिफरेंट सप्लाई सेंटर्स और डिमांड सेंटर्स पर अवेलेबल सप्लाईज एंड डिमांड्स। क्योंकि यहाँ पर सप्लाई सेंटर्स और डिमांड सेंटर्स बहुत सारे होते हैं, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से बहुत सारी इक्वेशंस डेवलप हो जाती है। और उन इक्वेशंस के डेवलप होने की वजह से हम एलपी प्रॉब्लम, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या जो इसका मेथड डेवलप किया गया है उसके बेसिस पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म डेवलप किया गया है और इसी वजह से हमें डेटा को सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना होता है। अब आपने मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दिया डेटा को, नाउ यू आर मूविंग टू द स्टेप नंबर 2 और स्टेप 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। दिस इज द सेकंड स्टेप, ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यानी कि अब जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा को अरेंज किया है उसमें आप डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हुए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हो। ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए 3 मेथड्स सजेस्ट किए गए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसे हम शॉर्ट में NWCM का नाम देते हैं। सेकेंड वन इज द लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसे LCM का नाम दिया जाता है इन शॉर्ट। थर्ड वन इज द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे हम शॉर्ट में WAM यानी कि VAM का नाम देते हैं। इन तीनों मेथड्स की वर्किंग अलग अलग है। किस तरीके से इन मेथड्स का यूज करते हुए इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है इसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब जो इनिशियल सॉल्यूशन आपने ऑब्टेन किया है उसके लिए इन कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2 पर्टिकुलर कंडीशंस प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो जो सॉल्यूशन आपने ऑब्टेन किया है उसको हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या क्या कंडीशंस है? द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज द सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई ऑल द सप्लाई एंड डिमांड कंस्ट्रेंट्स, जिसे हम रिम कंडीशन का नाम भी देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सप्लाई और डिमांड कंस्ट्रेंट्स हैं इनके द्वारा जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी रिम कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। जो भी कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल है, जो भी टोटल सप्लाई और डिमांड दे रखी है डिफरेंट सप्लाई सेंटर्स और डिफरेंट डिमांड सेंटर्स के रेफरेंस में, वो सारी कंडीशंस लास्ट में सेटिस्फाइड होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि रिम कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अब ये कैसे सेटिस्फाइड होती है इसको भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डिस्कस करेंगे। और दूसरी कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस हैं वो इक्वल होने चाहिए m + n-1 के। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस मस्ट बी इक्वल टू m + n-1, जहां m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स -1, इसके बेसिस पर आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस रिप्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि जो आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस रिसीव किए हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू m + n-1। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसके अंदर 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, तो उसमें जो पॉजिटिव नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो होने चाहिए 4 + 5 - 1 यानी कि 8। अगर एग्जैक्टली 8 नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस हैं तब तो हम उसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। इसे हम बोलेंगे नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। दैट इज क्लियर।
जो आपने सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है जिसमें ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाइड हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे नाम देंगे डीजेनरेट सॉल्यूशन का। पॉइंट क्लियर हो गया? रिम कंडीशंस प्लस एलोकेशन कंडीशंस, ये दो कंडीशंस हैं जो इनिशियल सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करनी जरूरी है। अगर ऐसा होता है तब तो नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको हम डिजेनरेट सॉल्यूशन का नाम देंगे। अब आपने क्या करा, इस सेकेंड स्टेप में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लिया है। अब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। क्या है स्टेप नंबर 3? टेस्ट द इनिशियल सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमलिटी बाय यूजिंग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर शॉर्ट में इसको हम मोदी मेथड का नाम भी देते हैं। आपको देखना है कि जो करंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। इसके लिए हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर मोदी मेथड का यूज करते हैं, और इस मेथड के बेसिस पर हम पता करते हैं कि जो दिया हुआ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। इफ द करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल देन स्टॉप। अगर आपका जो करंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है तब तो आपको रुक जाना है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया है। लेकिन अगर जो करंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है तो फिर आपको मोदी मेथड अप्लाई करना है उसके अंदर, और एक नया इंप्रूव्ड सॉल्यूशन को डिटरमाइन करना है। क्लियर? तो स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमलिटी को चेक करने के लिए इनिशियल सॉल्यूशन की मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मोदी मेथड का यूज करोगे। द लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, अपडेट द सॉल्यूशन बाय रिपीटिंग स्टेप 3। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। करंट सॉल्यूशन जब तक आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको मोदी मेथड के स्टेप्स को फॉलो करते रहना है, और इस तरीके से आपको दी हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। ओके, थैंक यू।